वालेकुम दोस्तों। FIA टेस्ट सीरीज़ की तैयारी के हवाले से आज का लेक्चर रहेगा। इससे पहले FIA टेस्ट की तैयारी के लिए मैं बेशुमार लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं, जो कि आपको यूट्यूब पे मिल सकते हैं। आप अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर सकती हैं। इस हवाले से FIA मॉक टेस्ट जो हमने सबसे पहले किया था, इसमें हमने FIA एक्ट्स को और इंग्लिश को डिस्कस किया था, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप इसे लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपके एक्ट्स और इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो डिस्कस किया था पार्ट 2 में, हमने एक जनरल लेक्चर बनाया जिसमें ऑलमोस्ट हर चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश की गई। उसके बाद पार्ट 3 में उर्दू को शामिल किया गया और उर्दू की वो इम्पोर्टेंट MCQs जो अमूमन पेपर में देखी जाती हैं, उन सब को ऐड किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट MCQs हैं उर्दू की, हर पेपर में आती हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में किसी भी डिपार्टमेंट का पेपर दे रहे हो, किसी भी पोस्ट के लिए। तो ये उर्दू पोर्शन में से जो MCQs आती हैं उनके हवाले से ये आई थिंक एक श्योर गेस है, आप इसको लाजमी याद कर लीजिएगा। इसके बाद नंबर 4 पे हमने फिर एक FIA इंग्लिश सीरीज़ को बनाया था, क्योंकि स्टूडेंट्स की जानिब से इंग्लिश सीरीज़ की काफ़ी डिमांड है। तो आप लोगों की इंग्लिश की बेहतरी के लिए एक FIA इंग्लिश के नाम से नंबर पार्ट 4 हमने बनाया। इसमें मुकम्मल तौर पर इंग्लिश को डिस्कस किया गया। इसके बाद जनरल नॉलेज पे भी हम वीडियो बना चुके हैं, ताकि आप लोगों के जो जनरल नॉलेज के MCQs आते हैं, दुनिया के रिलेटेड, करंट अफेयर्स के रिलेटेड, पाकिस्तान के रिलेटेड, वो सारी चीज़ें इनमें डिस्कस की गई हैं। आप इन्हें लाजमी देख लीजिएगा। और इसके अलावा इंग्लिश की बेहतरीन तैयारी के लिए एरर डिटेक्शन का एक 1000 सेंटेंसेस की सीरीज़ हमने शुरू कर रखी है। आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए ये सीरीज़ लाजमी आप कंटिन्यू करें, ताकि आप लोगों की ग्रामर जो है वो दिन ब दिन अच्छी होती रहे। याद रखें, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल काफ़ी हद तक हो जाते हैं। यही चीज़ इसके मोटो में लिखी गई है, इफ़ यू ड्रीम अ गवर्नमेंट जॉब कैच अ ग्रामर लेसन। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की चाहत रखते हैं तो आपको अपनी ग्रामर लाजमी तौर पर अच्छी कर लेनी चाहिए। और इस सिलसिले में एरर डिटेक्शन जो होती है, वो ग्रामर को मजबूत करने में काफ़ी हेल्पफुल प्रूव होती है। तो ये सारी वीडियोस आपके एक बड़े काम आएंगी। आज का जो लेक्चर होगा वो भी इंग्लिश के मतलब ही होगा। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप देख पाएँ और अपने तैयारी को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर पाएँ। तो चलिए आज का बाकायदा लेक्चर शुरू करते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अभी क्लिक कर दें। आज की जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो भी इंग्लिश की हैं, लेकिन इसमें इंग्लिश मैंने निस्बतन कुछ आसान रखी है, ताकि जो कांस्टेबल वगैरह हैं या दर्जा चहारम और 9th स्केल की जो उम्मीदवार हैं वो भी अपनी तैयारी को कर पाएँ, ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। बाकी असिस्टेंट और बाकी पोस्ट्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट लेक्चर रहेगा, तो आप भी देखिएगा। सबसे पहली MCQs है हमारे पास, इट खाली जगह एट प्रेजेंट, और ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए में इज़ रेनिंग, बी में रेन्स, थर्ड में है जी रेन्ड, और ऑप्शन फोर्थ है हमारे पास विल रेन। अब इस तरह की जो फिल इन द ब्लैंक्स पेपर में आती हैं, उसमें आपका जो क्वेश्चन पूछा गया होता है उसमें लाजमी कोई एक ऐसा हिंट दे रखा होता है। उस हिंट को आपने फाइंड आउट करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब ये जो पहली मरूजी है, इसमें जो हिंट है हमारे पास वो यहाँ पे एट प्रेजेंट है। एट प्रेजेंट का मतलब होता है करंट। करंट मीन्स एट द टाइम, जब आप बात कर रहे हैं तो उस वक्त। ठीक है, तो एट प्रेजेंट, एट द टाइम या करंट। तो वो कहना ये चाह रहा है कि अभी यानी इस वक्त क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। तो जब वो बात कर रहा है कि बारिश हो रही है, एट प्रेजेंट मतलब कि उसी वक्त जब वो बोल रहा है, तो इसका मतलब जब वो बोल रहा है तो उसके साथ साथ बारिश भी मुसलसल हो रही है। अभी ऐसा नहीं कि हो कि रुक गई हो या आने वाली हो रही है साथ साथ बारिश भी उसके बात करने के साथ साथ। तो ऐसी सूरत में जब आपको कंटिन्यूटी का सेंस मिल रहा हो, याद रखिएगा आपने उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ बनाना होता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इज रेनिंग। ठीक है, इट इज़ रेनिंग एट प्रेजेंट। तो आपका जो रूट वर्ड रहेगा, जो आपका हिंट रहेगा वो ये रहेगा
कि एट प्रेजेंट अगर आपके सेंटेंस में दे रखा है तो इसका मतलब आप कौन सा टेंस बनाएंगे, आपको फिर वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस को बनाना है, तो एट प्रेजेंट आपने याद रखना है। इसके बाद सेकंड एमसीक्यूज है हमारे पास, दे खाली जगह टू स्लीप एट 10। देखिए जब भी आप कोई डेली रूटीन की बात करते हैं, डेली रूटीन मतलब ये कि जो काम हर रोज़ होता है, ठीक है, या फिर हर रोज़ नहीं भी होता तो हफ्ते में एक बार होता है लेकिन एक रूटीन के साथ होता है। मसलन हर हफ्ते में हफ्ते बाद एक दफ़ा होता है लेकिन 7 बजे होता है, या हफ्ते में एक दिन होता है लेकिन जुमे के दिन ही होता है, या साल बाद एक दिन होता है लेकिन उसकी रूटीन जो है वो बरकरार रहती है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आप रूटीन वाले जो भी वर्क्स होते हैं उन वर्क को आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ बनाते हैं, ठीक है। जिस तरह के एक सेंटेंस होता है कि सूरज मशरक़ से निकलता है, तो चूंकि मशरक़ से सूरज रोज़ निकलता है तो ये एक डेली हैबिट है, एक डेली रूटीन है उसकी, तो इसलिए उसको भी हम क्या करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो ये भी एक उनकी रूटीन है, तो वो क्या करते हैं, वो 10 बजे सो जाया करते हैं, ठीक है। 10 बजे सो जाने की उनकी क्या है, आदत है, मतलब कि डेली रूटीन है। और इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप यहाँ पे बनाने वाले हैं। आप देख लें कि कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हैड गो जो होता है ये तो पास्ट परफेक्ट में होता है, लेकिन हैड के साथ फर्स्ट फॉर्म तो कभी भी नहीं आती, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पूरी इंग्लिश में कहीं पर नहीं होती, ये तो गलत हो जाएगा। शैल गो, देखें फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, ठीक है, प्रेजेंट की बात होती है। जब भी हम डेली रूटीन लिखते हैं तो किस में लिखते हैं, प्रेजेंट में लिखते हैं, और प्रेजेंट में से भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा करते हैं। तो शैल गो भी कैंसिल हो जाएगा। आर के साथ गो कभी नहीं आता तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आर के साथ या तो गोइंग आता है या फिर वेंट आता है, सॉरी, या फिर गान आएगा, गो वेंट गान थर्ड फॉर्म, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। नन ऑफ दीज आपका ऑप्शन डी जो है इसका सही करेक्ट आंसर रहेगा। इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए था वो ऑप्शंस में दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, यहाँ पे फिल कर देता हूँ कि यहाँ पे आना चाहिए था दे गो टू स्लीप एट 10, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सादा फिक्रा जब होता है तो आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं बगैर किसी हेल्पिंग वर्ब के, तो दे गो टू स्लीप एट 10 आपका सही आंसर होगा। थर्ड एमसीक्यू है हमारे पास, आई खाली जगह यू सिंस मंडे। अब ऑप्शंस जो हैं उसमें आप देखें कि सबसे पहले शेल सी लिखा हुआ है, ये तो फौरन से कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल क्यों हो जाएगा, याद रखिएगा, एक आपने बात याद रख लेनी है कि ये जो फ्यूचर होता है ना, इसमें कभी भी आप सिंस का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। फ्यूचर में कभी भी सिंस का इस्तेमाल होता ही नहीं है। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा नजर आए कि फ्यूचर का टेंस हो, यानी फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स दी और हुए हों और आगे सिंस भी लगा हो, तो वो फौरन समझ जाएं कि गलत है, फ्यूचर में सिंस कभी नहीं आता। फ्यूचर में अगर आपने सिंस यूज़ करना भी हो तो वहाँ पे बाय का इस्तेमाल होगा, ठीक है। मसलन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में बाय, फ्रॉम या फिर फार, फ्यूचर में टाइम के साथ ये 3 वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपने बाय का भी यूज़ करना होता है जब आपको फ्यूचर में कोई काम होने का सेंस मिले और साथ उर्दू में तक का मैंने दे रहा हो, ठीक है, इतने बजे तक, फलां दिन तक, ठीक है, इतने दिनों तक, इतने मिनट तक। जब भी आपको तक का सेंस मिलेगा फ्यूचर में तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आप वहाँ पे बाय का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आई शेल सी यू सिंस मंडे, सिंस है तो मैं फ़ौरन समझ जाऊंगा कि फ्यूचर तो यहाँ पे आना नहीं था। बाय होता तो मैं कंसीडर कर सकता था फ्यूचर को, तो यहाँ पे फ्यूचर वाले ऑप्शंस तो कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी सिंस का कभी इस्तेमाल नहीं होता। सिंस जो होता है ये 2 तरह से इस्तेमाल होता है, या तो आपका परफेक्ट में इस्तेमाल होगा ये, ठीक है, और या फिर जो आपका सिंस होता है ये फ्यूचर परफेक्ट में, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट में नहीं, मैंने लिखना था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, या सिंपल परफेक्ट में या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अगर सिंस का इस्तेमाल हो तो वहाँ पे फिर हमें एक और चीज़ भी चाहिए होती है, वो होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म।
अब यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो है नहीं है किसी भी ऑप्शन में, तो इसका मतलब यहाँ पे परफेक्ट यानी कि हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप देख लें हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे है, तो सिर्फ ऑप्शन डी में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई हैव नॉट सीन यू सिंस मंडे। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। सिंस सिर्फ परफेक्ट के टेंस में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंस में इस्तेमाल होता है, और सिंस कभी भी फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं होता। फ्यूचर में सिंस की जगह पे आप फ्रॉम को इस्तेमाल करते हैं, फार को इस्तेमाल कर सकते हैं, बाय को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर में कभी भी सिंस इस्तेमाल नहीं होगा, ये चीज़ें आप याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँगा कि इस तरह के जो ये सेंटेंसेस होते हैं, ये चूंकि एक रैंडम वीडियो है, इसमें मैंने काफ़ी सारे सेंटेंस डिस्कस करने हैं, काफ़ी सारे रूल्स डिस्कस करूँगा। तो इसमें मैं मज़ीद डिटेल के साथ किसी भी सेंटेंस को नहीं आपके साथ करवा पाऊँगा। अगर आप डिटेल्ड लेक्चर ग्रामर के लेना चाहते हैं तो सेंटेंस ऑफ द डे के नाम से ग्रामर सीरीज़ मैंने शुरू कर रखी है, जिसमें मेरा टारगेट है कि हम 1000 सेंटेंस सॉल्व करेंगे। हम डेली का एक सेंटेंस सॉल्व करते हैं और काफ़ी डीपली उसका एनालिसिस करते हैं। ग्रामर को जो मिस्ट्रीज होती हैं ग्रामर की, उन्हें हम ढूंढने की, उन्हें आपके साथ शेयर करने की भी कोशिश करते हैं। तो आप अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए ग्रामर सीरीज़ के ये जो सेंटेंस ऑफ द डे हमने सीरीज़ शुरू कर रखी है, इसके आप हर लेक्चर को लाजमी अटेंड किया करें ताकि आपकी ग्रामर अच्छी हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। तो आगे चलते हैं जी। इसके बाद है चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स, ठीक है। आपके पेपर में चूंकि इस तरह के भी एमसीक्यूज फ्रेम किए जाते हैं कि जिसमें गलत स्पेलिंग्स दे रखी होती हैं, हमने क्या करना होता है, हमें उसमें से करेक्ट स्पेलिंग्स को चूज करना होता है, ठीक है। वोकेबलरी में आपके सेनोनिम, एंटोनिम और स्पेलिंग्स जो हैं, ये सारी चीज़ें आपकी वोकेबलरी में इंक्लूड होती हैं, और वोकेबलरी पेपर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है हमेशा। तो ये स्पेलिंग्स भी आप तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहला जो है उसमें लिखा है जी चूज द करेक्ट स्पेलिंग, और ऑप्शन हैं रिवेंज। हमें रिवेंज के करेक्ट स्पेलिंग ढूंढने हैं, तो आपके स्पेलिंग्स अच्छे होने चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, REVENGE, रिवेंज सही स्पेलिंग्स होते हैं। उसके बाद कस्टमरी के जो सही स्पेलिंग होंगे वो होंगे CUSTOMARY, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। उसके बाद चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें एक्सप्लेनेशन के स्पेलिंग देखें। एक्सप्लेनेशन एक ऐसा वर्ड है जो 99% मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स गलत लिख के इसके स्पेलिंग बैठे होते हैं। याद रखिएगा, अगर आप एक्सप्लेन लिख रहे हो तो उसमें ए के बाद आई लाजमी आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो तो उसमें ए के बाद आई नहीं आता, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ए के बाद आई दे रखा है। एक्सप्लेनेशन के करेक्ट स्पेलिंग EXPLANATION, एक्सप्लेनेशन, ये वाले स्पेलिंग ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। ये भी गलत हो जाएंगे और ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग्स भी अपने अच्छे कर लीजिएगा, पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास द एंटोनिम ऑफ फो। फो कहते हैं किसे हैं जी, फो कहते हैं, फो का आपने एंटोनिम बताना है, ठीक है, सेनोनिम नहीं बताना। फो कहते हैं किसे हैं जी, फो कहते हैं एनिमी को, दुश्मन को हम क्या कहते हैं, फो कहते हैं। तो आप दुश्मन का मुतजाद यानी एंटोनिम बताएंगे, तो दुश्मन का मुतजाद क्या होता है, दोस्त होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हैव दे नोटिस्ड अस, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एक्टिव वॉइस का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपने सॉल्व करना है। मैं डिटेल के साथ इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस के जो कंसेप्ट होते हैं उसके लिए एक अलग से लेक्चर चाहिए, और मैंने आप लोगों के लिए वो ऑलरेडी बना रखा है। आप उसको लाजमी फ्रेम देख लीजिएगा, सॉरी, उसको आप लाजमी देख लीजिएगा। मैं आपके साथ उसका एंड पे शेयर कर दूंगा, उसका लिंक, आप उसको लाजमी देखिएगा। तो हैव दे नोटिस्ड अस, ठीक है। इसमें आपने देखना ये है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आपको मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ जल्दी में कि आपने क्या करना होता है। सबसे पहले तो आपने जो फिक्रे का ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट को आपने लेके आना होता है सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने टेंस देखना होता है कि टेंस फिक्रे में कौन सा इस्तेमाल किया गया है, और टेंस को चेंज करना होता है।
टेंस तब्दील करें मतलब ये कि उससे अगला टेंस जो होता है उसका हमने यूज़ करना होता है, स्वाय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को छोड़ के। कॉन्टिन्यूस में अगर एक्टिव वॉइस का फिक्रा होगा तो पैसिव वॉइस जब कॉन्टिन्यूस के फिक्रे का बनेगा तो उसमें वही हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होंगे, बस साथ एक लफ्ज़ बीइंग का इजाफा हो जाता है। तो पहला काम ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट की जगह पे लिखना होता है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना होता है, टेंस तब्दील करना होता है, यानी उससे अगला टेंस इस्तेमाल करना होता है। अगर आपका एक्टिव वॉइस का फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पैसिव वॉइस उसकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनेगी, ठीक है। नंबर 3 पे आपने क्या करना होता है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है। नंबर 4 पे आपने लफ्ज़ बाय को इस्तेमाल करना होता है। नंबर 5 पे आपको क्या करना होता है, जिस तरह से नंबर 1 में हमने किया था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आए थे, इसमें आपने क्या करना है, आपने सब्जेक्ट को ले जाना है किसकी जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो ये काम आपने करने होते हैं 5, तो आपका फिक्रा पैसिव वॉइस का बन जाता है। हैव दे नोटिस्ड अस, तो इसमें हमारे पास देखें सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट ढूंढने और उसको सब्जेक्ट की जगह पे ले आए, सब्जेक्टिव केस में लिखें। तो इसने इस फिक्रे में जो अस है ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये फिक्रे के शुरू में जब जाएगा तो फिक्रे के शुरू में सब्जेक्ट की जगह पे जब हम इसको लिखेंगे तो आस की ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखनी, हमने आस की सब्जेक्टिव केस लिखनी होती है। आस की सब्जेक्टिव केस क्या होती है, वही आपने ये प्रोनाउन की केसेस पढ़ रखी होंगी, वही आर आस, ठीक है। तो आज सब्जेक्टिव केस है, जब ये सब्जेक्टिव की जगह पे जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, इसकी सब्जेक्टिव केस यानी वही लिखेंगे। तो आप देख लें कि वही होना चाहिए फिक्रे में। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि अगर आपका फिक्रा सवालिया है तो पैसिव वॉइस भी आपका सवालिया ही बनेगा, यानी पैसिव वॉइस भी आपका हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। अब आप ये देख लें कि यहाँ पे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो मतलब ये कि इसका टेंस जब तब्दील करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं जी, हैज बीन और हैव बीन। अब आपको पता है कि वही के साथ हम हैव बीन को इस्तेमाल करते हैं, तो आपने देखना है कि हैव कहाँ पे होगा, तो चारों में नहीं, इसमें हैज़ है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ए बी सी में फिक्रे के शुरू में हैव दे रखा है तो ये सही हो सकते हैं, ओके। अब आपने ये चीज़ भी याद रखनी होती है कि अगर हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड्स पर मुश्तमिल हो, जिस तरह के ये दो वर्ड्स पर मुश्तमिल हेल्पिंग वर्ब है, तो आपको जो सब्जेक्ट होता है वो उनके दरमियान में रखना होता है, यानी यहाँ पे। तो देखें, हैव वी बीन, ठीक है, हैव वी बीन, ठीक है, हैव वी बीन, ये तीनों में सही है, कॉमन है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने टेंस तब्दील कर लिया है, आपने देखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में दे रखी है कि नहीं। नोटिस्ड थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, नोटिस दूसरी फॉर्म नोटिस्ड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होती है, नोटिस्ड ही होती है। तो चेक कर लें, यहाँ पे नोटिस्ड है, ठीक है, यहाँ पे सीन आ गया तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी नोटिस्ड है, सही है, और यहाँ पे भी नोटिस्ड है, ये तो वैसे भी गलत हो चुका है क्योंकि इसमें हैज़ है, तो ये तो पहले ही गलत हो चुका है, ठीक है। तो इसको मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से। अब ये ऑप्शन बी भी गलत हो चुका है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, इन दो में से कोई एक सेंटेंस हमारा सही होगा, या ए सही होगा या बी सही होगा। अच्छा, अब ये देख लें कि थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इस्तेमाल करना होता है, तो बाय इधर भी है और इधर भी है, ओके, सही हो गया। अब नंबर 5 पे क्या करना होता है, सब्जेक्ट को ढूंढें और उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव केस में लिखना होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था, जिन्होंने नोटिस किया था वो हमारे सब्जेक्ट थे, तो यहाँ पे दे आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो दे को आप जब ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे तो उसकी ऑब्जेक्टिव केस लिखनी है। तो दे की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है, दे, देयर और देम, ठीक है। तो देम हमारे क्या होती है, ऑब्जेक्टिव केस होती है। तो आप देख लें कि आखिर पे बाय के बाद देम कहाँ पे है, यहाँ पे अदर्स है, तो ये तो गलत हो जाएगा इस तरह, बाकी ऑप्शंस पहले से गलत हो चुके हैं। तो यहाँ पे देम दे रखा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट कंसीडर होगा, ठीक है। मजीद डिटेल के साथ आप इसको अच्छी तरह समझने के लिए ग्रामर का जो मैंने लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, टेंस इसमें सॉरी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के 2 लेक्चर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एक जिसमें जनरल रूल्स को डिस्कस किया गया था कि किस तरह से एक्टिव वॉइस से फिक्रा पैसिव वॉइस में बनाया जाता है, डिटेल का लेक्चर है। और दूसरा एक लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा है जिसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश की गई है, आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है। तो आप दोनों लेक्चर्स लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है जी, अली वाज इम्प्रेस्ड, खाली जगह शाजियाज ग्रेड्स। अब यहाँ पे आपको ज़रा ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज़ करनी है।
अब प्रेपोजिशन जो है काफ़ी मज़े का टॉपिक होता है, आप याद रखिएगा। इम्प्रेस्ड जो लफ्ज़ है इसके साथ बाय भी लगता है, इसके साथ विद भी लगता है, और इसके साथ कोई प्रेपोजिशन भी नहीं लगती। ये तीनों तरह से यूज़ होता है। अब मैं थोड़ी स्क्रीन साफ कर लेता हूँ ताकि आपको दोबारा से मैं बता पाऊँ। एक मिनट। जी देखें जी, अब इम्प्रेस्ड जो है ना, इसके साथ अगर इसके फौरन बाद आपने कोई ऑब्जेक्ट लिख दिया तो इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। मिसाल है, शी इम्प्रेस्ड मी। ठीक है, आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया तो दरमियान में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। लेकिन अगर आप दरमियान में कोई चीज़ ऐड कर रहे हो, डाल रहे हो, तो फिर प्रेपोजिशन लाजमी लगेगी। मसलन उसने मुझे मुतासर कर दिया, ठीक है, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर आप लिखना चाहते हो उसने मुझे किस तरह से मुतासर किया, किस चीज़ पर उसने मुझे मुतासर कर दिया, वो चीज़ अगर आपने दरमियान में रखनी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको लाजमी तौर पर वहाँ प्रेपोजिशन डालनी पड़ेगी। तो मिसाल है, मैं लिखता हूँ शी इम्प्रेस्ड मी। अब मैं अगर लिखना चाहता हूँ कि किस चीज़ के साथ उसने इम्प्रेस किया, ठीक है, मिसाल है जी, मैंने फिक्रा लिखा, शी इम्प्रेस्ड मी खाली जगह हर सिंगिंग। उसने अपनी सिंगिंग के साथ, अपने सिंगिंग स्किल्स के साथ मुझे उसने क्या कर दिया, इम्प्रेस कर दिया, मुतासर कर दिया। तो यहाँ पे चूंकि पहले सेंटेंस में कोई चीज़ आगे साथ नहीं लिखी थी कि जिसके ज़रिए से उसने मुझे मुतासर किया, तो आपने कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं करनी होती। लेकिन अगर आपने साथ वो चीज़ ऐड कर दी जिस ज़रिए से उसने मुतासर किया है, तो फिर आपको क्या करना होता है, फिर आपको प्रपोजिशन लाजमी लिखनी होती है। तो अब आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, बाय या विद। तो याद रखिएगा, अगर आपका फिक्रा एक्टिव वॉइस में होगा तो आपने क्या करना है, वहाँ पे यूज़ करना है विद को। अगर आपका फिक्रा पैसिव वॉइस का होगा तो आपको यूज़ करना है बाय को। तो शी इम्प्रेस्ड मी, ठीक है, इम्प्रेस्ड मी, उसने, शी ने मुतासर किया किसको, इसको मुतासर किया। तो ये फिक्रा कौन सा है, एक्टिव वॉइस का है। एक्टिव वॉइस देखें बहुत काम की चीज़ है, इसलिए मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूंगा, लाजमी आप एक्टिव वॉइस का वो लेक्चर मेरे दोनों देखें ताकि आपको एक्टिव पैसिव की अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो यहाँ पे फिक्रा चूंकि ये एक्टिव वॉइस का है, इम्प्रेस करने वाली लड़की है, और उसका नाम पहले हमने लिख रखा है, जिसको मुतासर किया है वो बाद में दे रखा है। तो फिक्रा आपका एक्टिव वॉइस का है। एक्टिव वॉइस का फिक्रा है तो इसका मतलब आपको क्या यूज़ करना है, विद यूज़ करना है। तो यहाँ पे आना चाहिए विद, ठीक है। और अगर हो ये फिक्रा पैसिव वॉइस में, ठीक है, मिसाल है, मैं लिखता हूँ शी वाज, सॉरी मैं इसको रेज कर दूं, ये लंबी लंबी लाइनें ड्रा कर रहा है। शी वाज इम्प्रेस्ड बाय हर सिंगिंग, ठीक है, बाय हर सिंगिंग। अब यहाँ पे आपको देखें फिक्रा क्या है, पैसिव वॉइस का हो गया है, क्योंकि वाज जो होता है इसके बाद हम जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो वो फिक्रा कौन सा कंसीडर किया जाता है जी, पैसिव वॉइस का कंसीडर होता है। और वाज के बाद जब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया करते हैं तो वो फिक्रा हमारा एक्टिव वॉइस का कंसीडर होता है। अब ये चूंकि फिक्रा पैसिव वॉइस में दे रखा है, तो पैसिव वॉइस में अगर आप इम्प्रेस्ड वर्ब यूज़ कर रहे हो तो इसके साथ कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, आप बाय यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा।
इम्प्रेस्ड के साथ मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया और आगे ये चीज़ नहीं मेंशन की कि किस वजह से वो उससे मुतासर हुआ है, तो आपको कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं करनी। लेकिन अगर आप लिख रहे हो कि इस वजह से, यानी कि सिंगिंग से, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा था मुतासर हो गया, तो फिर आपको देखना है कि फ़िक्रा एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। अगर फ़िक्रा आपका एक्टिव वॉइस का होगा तो आप विद यूज़ करेंगे, पैसिव वॉइस का होगा तो आप वहाँ पे फिर विद को इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर आप वहाँ पे उसके साथ पैसिव वॉइस में बाय को इस्तेमाल कर देंगे। तो ये चीज़ थे हमारे कंसेप्ट। अब आते हैं असल क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है अली वाज इम्प्रेस्ड बाय शाजियाज ग्रेड। शाजिया के ग्रेड, शाजिया के इस नंबर्स की वजह से वो उससे मुतासर हुआ है, मतलब आगे वो चीज़ दे रखी है जिस वजह से मुतासर हुआ है। ठीक है, अब चीज़ दे रखी है तो आपको कौन सा चीज़ यूज़ करनी है, विद या बाय। अब आप देखेंगे कि फ़िक्रा पैसिव वॉइस में है कि एक्टिव वॉइस में है। तो फ़िक्रा है जी पैसिव वॉइस में, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, फ़िक्रा पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में है तो मतलब ऑप्शन बी हमारा सही होगा, बाय यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। अली वाज इम्प्रेस्ड बाय शाजियाज ग्रेड्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, आर जॉब इज टू कीप द ऑडियंस हैप्पी। हमारा काम क्या है कि हम क्या करें, ऑडियंस को हैप्पी, खुश रखें। आपसे पूछा ये गया है कि ये जो वर्ड हाईलाइट कर दिया गया है, अंडरलाइन भी किया कर रखा है, ऑडियंस जो वर्ड है ये कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कंक्रीट नाउन है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे है जी, ऑडियंस आपका एक ऐसा नाउन है जो कि हमेशा कलेक्टिव नाउन में शुमार किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्योंकि ऑडियंस मजमूए को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। कंक्रीट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हवाले से मैंने डिटेल के साथ लेक्चर ऑलरेडी इस पर भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये मेरे अर्ली लेक्चर्स में से, जब यूट्यूब मैंने ज्वाइन की थी उस वक्त के लेक्चर्स में से है। इसमें मैंने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को डिस्कस किया था डिटेल के साथ। कलेक्टिव नाउन आई थिंक इसमें शायद मैंने नहीं डिस्कस किया। बहरहाल आप इस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों के ये नाउन्स की टाइप्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पूछ लिया गया, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप सही करके आएँ, अपने स्कोर आप सेव कर पाएँ। तो लाजमी वीडियो को देख लीजिएगा। आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड टू मच मनी। मैं बहुत ज़्यादा रकम खर्च नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है टू स्पेंड यहाँ पे क्या है, जेरेंड है, पार्टिसिपल है या वर्ब है या इन्फिनिटिव है। दोस्तों याद रखिएगा, टू के बाद जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले आपको, वो डायरेक्ट आपका क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका। पार्टिसिपल किसे कहते हैं, वर्ब की दूसरी फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब ऐसा वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, एक्शन वर्ड आपका वर्ब कहलाता है। जेरेंड क्या होता है, आईएनजी फॉर्म जो कि नाउन के तौर पर यूज़ की जा रही हो। ठीक है, जिस तरह अक्सर आपने स्मोकिंग के बारे में पढ़ा होता है, सिगरेट पैक्स के ऊपर लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, आपने अक्सर ये पढ़ा होगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस। दोस्तों लाइनें पेन ड्रा कर देते हैं, आपने इग्नोर करनी है। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो यहाँ पे स्मोकिंग आपका क्या है, एक जेरेंड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एक नाउन के तौर पर यूज़ किया गया है। ठीक है, वर्ब से पहले जब भी नाउन आए, वर्ब से पहले जब भी आईएनजी फॉर्म आए तो समझ लें वो क्या है, जेरेंड है। अब यहाँ पे ये इज़ आपका वर्ब है, तो इज़ से पहले अगर आपको आईएनजी फॉर्म मिले तो वो आपकी क्या होती है, जेरेंड होती है। और यही इज़ के बाद मसलन ही इज़ प्लेइंग लिखा होता या ही इज़, यहाँ पे ही इज़ प्लेइंग अगर मिसाल मैंने लिखा है तो यहाँ पे ये जो प्लेइंग है, यहाँ पे ये आपकी प्लेइंग क्या है, यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जिसको हम वर्ब की चौथी फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब से पहले अगर आपकी आईएनजी आएगी तो जेरेंड होगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर वर्ब की जगह पे आएगी तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कंसिडर की जाएगी। तो
ये चीज़ें आपकी मैं उम्मीद करता हूँ इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, जेरेंड और वर्ब आप समझ चुके होंगे। इसके बाद है जी, दे इनवाइटेड अस टू देयर होम एस्टरडे। उन्होंने कल क्या किया, उन्होंने हमें अपने घर पे इनवाइट किया। अच्छा, दे इनवाइटेड अस टू देयर होम एस्टरडे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने बताना ये है कि ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस है। देखें, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, इसमें आपके पास अगर सादा फिक्रा हो तो वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज़ की जाती है, या फिर डिड के साथ वर्ब की आगे चल के पहली फॉर्म यूज़ की जाती है। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की आगे चल के थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आप क्या करते हैं भाई, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको करना ये होता है कि आप हैड बीन लिखते हो, ठीक है। हैड बीन के साथ आप क्या करते हो, आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लिख देते हैं आप। और पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूस में वाज या वर दे रखा होता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी किया जाता है। तो यहाँ पे देखें, वर्ब की दूसरी फॉर्म दे रखी है इनवाइटेड, थर्ड फॉर्म भी इनवाइटेड की, इनवाइट की थर्ड फॉर्म भी इनवाइटेड ही होती है, लेकिन याद रखिएगा कि थर्ड फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं आती, उससे पहले लाजमी हैज़, हैव या हैड दे रखा होता है। अब यहाँ पे चूंकि हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो इसको हम थर्ड फॉर्म तो कंसीडर करेंगे नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे ये वर्ब की दूसरी फॉर्म है। अब अगर ये वर्ब की दूसरी फॉर्म है तो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज़ की जाती है, और किसी भी टेंस में वर्ब की दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ पे ये आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट आपका सही आंसर रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे है, द रूम वॉज फुल सो आई हैड नो प्लेस टू सिट इन। कमरा चूंकि भरा हुआ था इसलिए मुझे बैठने को जगह ना मिली। आपने बताना यह है कि ये टेंस सेंटेंस जो है ये कौन सा है। पिछला जो हमने अभी सॉल्व किया उसमें हमने टेंस बताना था, यहाँ पे हमने बताना है कि ये सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। सेंटेंस और टेंस में फ़र्क है, तो यहाँ पे हमें सेंटेंस की टाइप को बताना है कि ये कौन सी टाइप का सेंटेंस है। अब आपने याद रखना है, अगर एक ही क्लास हो फिक्रे में, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक ही जोड़ा हो, एक ही पेयर बने, तो वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। मसलन आई ईट फूड। अब यहाँ पे ये एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, तो ये कितने जोड़े बने, एक ही जोड़ा बना है यहाँ पे, तो ये कौन सा सेंटेंस है आपका, सिंपल सेंटेंस कहलाएगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिख देता आई ईट फूड बट डोंट लाइक मीट, मिसाल है कि मैं खुराक मुझे पसंद है लेकिन मुझे गोश्त पसंद नहीं है, मैं खुराक खाता तो हूँ लेकिन मुझे गोश्त पसंद नहीं है। अब यहाँ पे दो क्लास दे रखी हैं, दो क्लास कैसे हो गई, देखें एक यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब एक जे हो गया जोड़ा इसका, ठीक है। आई ईट एक जोड़ा हो गया और दूसरा डोंट लाइक यहाँ पे दूसरा जोड़ा हो गया। तो कितने जोड़े हो गए, एक और एक, कितना होता है जी, एक और एक दो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चूंकि दो जोड़े बनते हैं तो ये आपका सिंपल सेंटेंस अब नहीं रहेगा। अब यहाँ पे आप शायद ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर यहाँ पे तो सब्जेक्ट नहीं दे रखा, बट तो सब्जेक्ट है नहीं, तो इसका सब्जेक्ट किधर है। तो दोस्तों इसका सब्जेक्ट कॉमन है, जिस तरह आप मैथ में सपोज करते हो कॉमन, ठीक है, कॉमन लिया करते हैं ना मैथ में, तो यहाँ पे भी मैथ में की तरह ही कॉमन आप कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये जो पहली क्लास है इसमें जो खुराक खाने की बात है तो इसमें भी कौन करेगा ये काम, आई कर रहा है, और दूसरे में कौन कह रहा है कि मुझे गोश्त नहीं पसंद, तो वो भी आई ही कह रहा है। तो इसका मतलब आई यहाँ पे भी वही सब्जेक्ट और यहाँ पे भी वही सब्जेक्ट है, कॉमन लिया गया है। लेकिन यहाँ पे चूंकि इसकी वर्ब अलग है, यहाँ पे अलग है, तो इस वजह से यहाँ पे दो क्लास कंसिडर होंगी और ये आपका सेंटेंस अब सिंपल नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये सेंटेंस कौन सा होगा, अब ये सेंटेंस आपका हो जाएगा कंपाउंड, ठीक है। आपने याद रखना है एंड बट आर येट फॉर सो
नार, ये जो वर्ड्स हैं अगर ये कंजंक्शन की जगह पर यानी दो क्लास को जोड़ने के लिए अगर ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं तो वो आपका सेंटेंस कंपाउंड कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस, चूंकि यहाँ पे देखें 100 वर्ड आ गया है तो ये आपका सेंटेंस कौन सा होगा, कंपाउंड होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम्प्लेक्स किसे कहते हैं जी, अगर आपके जो कंजंक्शन है वो इनके अलावा कोई और कंजंक्शन आया होता। ठीक है, मसला मैं लिखता although he is poor yet he is honest। अब यहाँ पे जोड़ने के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज किया गया है, येट को, और ये सेंटेंस आपका कौन सा कंसीडर होगा, कम्प्लेक्स सेंटेंस कंसीडर होगा, क्योंकि इसे जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन यूज किया गया है वो इनमें नहीं था। ठीक है, तो आप जस्ट कम्प्लेक्स सेंटेंस के चूंकि कंजंक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप जस्ट ये वर्ड्स याद कर लें, एंड, बट, आर, येट, फार, सो, नार। ठीक है, सॉरी येट तो यहाँ पर भी है, तो ये भी आपका कौन सा सेंटेंस होगा, कंपाउंड ही रहेगा, कम्प्लेक्स नहीं रहेगा, एग्जाम्पल गलत है। ठीक है, बहरहाल आप याद रखिएगा अगर यहाँ पे कंजंक्शन कोई और होता, ठीक है, तो वो आपका सेंटेंस कम्प्लेक्स हो जाता। मिसाल है, मैं आपको एक सेंटेंस वैसे बोल के देता हूँ, आई एट ऑल द चॉकलेट्स सिंस यू लेफ्ट देम हेयर। ठीक है, मैंने सारी चॉकलेट्स खा ली, सिंस यू लेफ्ट देम हेयर, क्योंकि तुम उन्हें यहाँ पे घर छोड़ गए थे। तो यहाँ पे कंजंक्शन जो है वो सिंस यूज़ किया गया, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, कम्प्लेक्स हो जाएगा। समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो दोस्तों आपकी रहनुमाई के लिए परेशान नहीं होना, मैंने इस पर भी एक डिटेल्ड लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ जिसमें सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आप जाइए उस लेक्चर को देखिए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ये एफसी स्कूल ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको इंग्लिश का कोई भी इशू हो आपका सॉल्व हो जाएगा, आपकी मुकम्मल तैयारी इंग्लिश की यहाँ से हो जाएगी। तो आप घबराइए नहीं, आप जस्ट चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखते रहें, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद है जी समवन एट माई मैंगोज। अब यहाँ पे आपने बताना यह है कि ये जो वर्ड हाईलाइट किया गया है समवन, ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो आप याद रखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जिसमें सेल्फ या फिर सेल्व्स लगा हो। ठीक है, मसलन माई सेल्फ, योर सेल्फ। ठीक है, तो ऐसा प्रोनाउन जिसके साथ सेल्फ या सेल्व्स लगा होगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कंसिडर होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी यहाँ पे नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन होता है हु, विच, whom, दैट। ठीक है, ये आपके क्या हैं, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पे सम वन का पूछा गया है, हु, विच, हुम या दैट का नहीं पूछा गया, तो ये ऑप्शन बी भी कैंसिल हो जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं बच्चे, 7 प्रोनाउन जो होते हैं हमारे पास, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी कैंसिल हो जाएगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन आपका ऑप्शन सी है यहाँ पे, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जिसमें किसी बंदे को मुख्तस ना किया गया हो। ठीक है, यानी आप ये ना कहें कि तुमने मेरे आम खाए हैं, उसने मेरे आम खाए हैं, आपको पता नहीं है कि किसने खाए हैं, यानी आपको पता ही नहीं है कि ये काम करने वाला शख्स कौन है, तो ऐसे सूरत में आप वहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, समवन, एनीवन। ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स। यहाँ पे अगेन आपको स्पेलिंग्स की एमसीक्यूज दे रखी है, आपने बताना है कि फैसिनेटिंग के करेक्ट स्पेलिंग क्या होते हैं। फैसिनेटिंग के करेक्ट स्पेलिंग जो होंगे वो आपके होंगे FASCINAT। जी हाँ, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, फैसिनेटिंग। ठीक है, दिल लुभाने वाला, ज़बरदस्त, दिलकश। ठीक है, दिल को अच्छा लगने वाला, उसे हम फैसिनेटिंग कहते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी।
वी खाली जगह टू बारो अम्ब्रेलाज सो वी डिडंट गेट वेट। हमें क्या करने चाहिए, हमें बारो कर लेने चाहिए अम्ब्रेला ताकि हम भीग ना जाएं। हमें अम्ब्रेला बारो कर लेने चाहिए थे ताकि हम भीग ना जाते, मतलब वो भीग गए हैं। ठीक है, माजी की बात कर रहा है, डिडेंट आ गया है। डिडेंट, डिड कौन से टेंस में यूज होता है दोस्तों, आपको पता है डिड जब भी यूज होता है वो टेंस कौन सा होता है, पास्ट का। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हमें अम्ब्रेला छतरियां बारो मांग लेनी चाहिए थी ताकि हम भीग ना जाते। अब मतलब कि वो भीग चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपने बताना है कि क्या आएगा, हैज़, हैव, कुड या फिर हैड। देखें, कुड जो होता है इसके बाद कभी भी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, तो ये तो स्ट्रक्चर आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। उसके बाद हैज़, हैव और हैड ये जो हैं, ठीक है, इन्हें मजमूई तौर पर हम हैव वर्ब भी लिख लेते हैं। ठीक है, जब भी कोई हैव वर्ब कहे तो समझ जाइए कि यहाँ पे हैज़, हैव और हैड की बात की जा रही है। तो हैव वर्ब जो होती है इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद वर्ब की हम आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद हम नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बाद हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये आई हैव के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में, आईएनजी फॉर्म एक्टिव वॉइस में, नाउन जब आप हैव पोजेशन का सेंस दे, मलकियत का सेंस दे, मसलन आई हैव आ पेन। ठीक है, अब यहाँ पे हैव जो है ये पोजेशन का सेंस दे रहा है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक पेन है। ये पेन किसका है, इसका है, मतलब ये यहाँ पे हैव मलकियत शो कर रहा है। और जब भी हैव मलकियत शो करने के लिए यूज़ करोगे आप, तो वहाँ पे आप हैव के बाद या हैज़ के बाद या हैड के बाद नाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आई की जगह पे शी होता तो यहाँ पे हैव नहीं लिखता, मैं फिर हैज़ लिख देता। ठीक है, और अगर मैंने कहना होता कि मेरे पास एक पेन था मतलब कि पास्ट होता, तो मैं फिर वहाँ पे हैड लिख देता। ठीक है, तो हैज़, हैव, हैड के बाद नाउन भी आ सकता है, और हैज़, हैव, हैड के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है। अब यहाँ पे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये कुड तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कुड के साथ तो टू और वी वन कभी नहीं आती। तो हैज़, हैव, हैड आ सकता है। अब आपको पता है वही एक प्लूरल प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है जी, प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके साथ हैज़ तो आता नहीं है, हैज़ भी कैंसिल हो जाएगा। अब रह गया हैव या फिर हैड, इनमें से एक करेक्ट आंसर होगा आपका। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, डिड। डिड कौन सा टेंस में होता है जी, पास्ट में होता है, तो पास्ट में हैव तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। वी हैड टू बारो अम्ब्रेलाज, हमें छतरियां मांग लेनी चाहिए थी, सो वी डिडंट गेट वेट, ताकि हम भीगते ना। ठीक है, तो ये था आपका सेंटेंस। उसके बाद है जी, अच्छा ये कौन सा सेंटेंस है, सो कंजंक्शन लगा हुआ है, तो ये भी आपका कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की वीडियो मेरी लाजमी देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। उसके बाद है इफ़ वी वेट हेयर, वही खाली जगह बी लेट। कंडीशनल सेंटेंस दे रखा है यहाँ पे। कंडीशनल सेंटेंस मैं अनकरीब इस पर भी एक डिटेल लेक्चर बना दूंगा, अभी नहीं बना। यहाँ पे आपको इसको फिल करना है कंडीशन के साथ, इफ़ वी वेट हेयर, अगर हम यहाँ पे इंतज़ार करते रहे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, हम लेट हो जाएंगे। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि एक कंडीशन यानी शर्त दे रखी होती है कि अगर ऐसा हुआ तो ये रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपकी जो शर्त क्या थी, इफ़ वी वेट हेयर, अगर हम यहाँ पे ठहरे रहे। आपने याद रखना है कि अगर आपका कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो एक क्लास में, ठीक है, यानी इफ़ वाली क्लास में, या यूं कह लो कि शर्त वाली क्लास में। ठीक है, आप अपनी आसानी के लिए किसी तरह से भी याद रख सकते हैं कि शर्त वाली क्लास या फिर जिस क्लास के पहले इफ लगा हो, ठीक है, वो वाली क्लास अगर आपकी प्रेजेंट में है, तो जो रिजल्ट वाली क्लास होगी वो आपकी फ्यूचर में बनेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे वी वेट, वेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ और सिर्फ बगैर हेल्पिंग वर्ब के यूज की जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में,
पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ कर ली जाती है, लेकिन वहाँ पे फिर साथ हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि डिड वगैरह नहीं है तो मतलब ये प्रेजेंट की क्लास है, तो इसका मतलब जो दूसरी क्लास है वो किस में बननी है, फ्यूचर में बनेगी। अब देख लीजिएगा, कैन जो है ये कैंसिल हो जाएगा, वुड जो है वो पास्ट फॉर्म है कैंसिल हो जाएगा, टू भी कैंसिल हो जाएगा, शेल फ्यूचर के लिए होता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वी शैल बी लेट, तो हम लेट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आई हाल्टेड टू रेस्ट, हाल्टेड टू रेस्ट, और आपको बताना है कि ये जो हाईलाइटेड वर्ड है, अंडरलाइन कर रखा है मैंने, इसका सिनोनिम आपने बताना है। पेपर में मैं आपको बारहा कह चुका हूं कि ग्रामर के अलावा वोकैबुलरी भी बहुत ज़्यादा आती है, तो आपको अगर जॉब चाहिए तो आपको वोकैबुलरी और इंग्लिश ग्रामर अपनी स्ट्रांग करनी ही पड़ेगी। तो हाल्टेड का सिनोनिम आपको बताना है, तो हाल्टेड का सिनोनिम होता है रुक जाना। ठीक है, मैं आराम के लिए क्या किया मैंने, मैं रुक गया आराम करने के लिए, तो स्टॉप्ड जो है ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई हाल्टेड, हाल्टेड का मैंने होता है रुक जाना, स्टॉप हो जाना, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। आप लोगों की रहनुमाई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, इस पर लेक्चर एक डिटेल के साथ, आप इस लेक्चर को लाजमी देखिएगा। ये लेक्चर आपके बहुत ही हेल्पफुल आप लोगों के लिए प्रूव होगा, क्योंकि इसमें मैंने सेकेंड ईयर की इंग्लिश के इम्पोर्टेंट सिनोनिम, ठीक है, तमाम सिनोनिम डिस्कस कर रखे हैं डिटेल के साथ, उनके ऑप्शंस को भी डिटेल के साथ डिस्कस कर रखा है। तो अगर आप ये सारे सिनोनिम्स याद कर लेते हैं तो आई होप कि आपका सिनोनिम वाला पोर्शन जो है वो तो इजीली आप वहाँ पे क्लियर कर जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो आप इस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा, आपके काम आएगी। इसके बाद आप लोगों से अगेन दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों लाजमी जाने से पहले सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद आप मेरी वीडियोस देख पाएँ और मुझे भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए मज़ीद मेरा दिल हो। मुझे अच्छा लगता है जब आप चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो लाजमी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।